नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय। और मेरे भाई, आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। मेरे भाई सुन लो मेरी बात, पूरी बात सुन लेना, तब जाना आप लोग कहीं। तो देखो भाई, बोर्ड परीक्षा में ना पहला अध्याय जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे बहुत सारे सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका टाइम नहीं जाएगा, आपका टाइम लैप्स नहीं जाएगा, बिल्कुल कम समय में आप लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरी की पूरी तरह समझ जाओगे। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा सा वक्त दे दो, और वक्त देने के बाद आप लोग को पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। और पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, बाद में रट्टा मारना कोई दिक्कत नहीं, वैसे रट्टा मारने की कोई भी नौबत नहीं आने देंगे। बिल्कुल आप लोग को समझना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो देखो भाई, पहला अध्याय क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखो इसको समझाते कैसे आप लोग को, बिल्कुल आसान तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। ध्यान से समझना, याद रख लेना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद नहीं हुआ, फिर से याद कर लो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सर कैसे, उदाहरण समझ लेते हैं। देखो भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करता भैया, जल का निर्माण करता, मतलब पानी का निर्माण करता। और पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो मतलब इसका देखो, ये जो है ज्वलनशील होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पानी आग को बुझाने की काम आती है। तो मतलब सबका गुण अलग अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है और ऑक्सीजन का गुण अलग है और जल का भी गुण अलग है ना। देखो, और ये था गैस अवस्था में और ये क्या आ गया, लिक्विड अवस्था में। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आया होगा तो आगे और भी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देना। और एक चीज यहाँ पे मैं नोट करके बताता हूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उल्टा नहीं किया जा सकता है, मतलब फिर से उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ना छोटे छोटे बात पूछ देते हुए। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाओ भाई यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। कब कहोगे सर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, समझ लो मेरे भाई कि अवस्था में परिवर्तन होते हैं। अवस्था में परिवर्तन होते हैं सर कैसे, हाँ भाई देखो, हाइड्रोजन, ठीक है, और अभी मैंने बताया ऑक्सीजन, और बन क्या गया, जल। हाइड्रोजन क्या, गैस फॉर्म में, और ये भी ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, निकल के क्या आया, लिक्विड फॉर्म में। तो हुआ ना परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो गया ना। अब देखो, रंग में परिवर्तन हो जाता है, थोड़ा रंग में भी चेंज हो जाता है, तापमान भी कभी कम हो जाता है और कभी घट जाता है, और गैस का उत्सर्जन भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो कैसे होगा आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब देखो दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में जो होने वाले रासायनिक परिवर्तन है कौन कौन सा है। तो भैया, भोजन जो हम लोग करते हैं वो पच जाता है, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं ना, वो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लोहा को खुले में रख दो ना, ऑक्सीजन के संपर्क में या वायु के संपर्क में रख दो लोहा का, तो लोहे के ऊपर जो है हल्का भूरा सर का क्या रंग लगने लगता है, मतलब उस पे जंग लगने लगता है। तो लोहा को संक्षारण हो जाता है, इसलिए लोहा पे क्या करते हैं, पेंट लगा के रखते हैं। क्यों, जंग लगने के लिए, जंग लगने के लिए नहीं, जंग नहीं लगे इसलिए हम लोग लोहा पे क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं संक्षारण के लिए। समझ में आया? और अभी और चीजें बाकी है। क्या चीज बाकी है सर, अभिकारक किसको कहते हैं, सर उत्पाद किसको कहते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने बताया सर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया करवाते हैं तो जल का निर्माण होता है। तो भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो याद कैसे रखना है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के बाद
जो उत्पाद होता है वो क्या हो गया, ये जल हो गया। जिसका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, जो जल हो गया। ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो उत्पाद और अभिकारक दोनों समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए मेरे भाई, आगे आप लोग को समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन। देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जिसका निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो उसके पदार्थ के प्रतीक सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रतीक के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये हो गया ना। तो प्रतीक के साथ उसकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है, वो क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। अब यहां पे देखो रासायनिक समीकरण इसका लिखे तो Mg हो गया। ठीक है, अब देखो पूर्णतः आपको समझा देता हूं। Mg हो गया, और Mg क्या होता है सर, सॉलिड होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है। फिर प्लस का चिन्ह दिए, ऑक्सीजन हो गया। सर ऑक्सीजन तो गैस होता है, तो यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो अभिकारक किसको कहते हैं, उत्पाद किसको कहते हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई, देखो उसके लिए देखो ठोस जो रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे बगल में। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा एल लगा देंगे, जो गैस फॉर्म में रहेगा उसमें जी लगा देंगे, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। और जलीय विलयन जो रहेगा उसके लिए AQ। ठीक है, AQ आप लोग लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक समीकरण आ जाता है Mg और O2। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग समझ लो Mg क्या है, सॉलिड है, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन क्या है सर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो सर गैस है ना, जी सर बिल्कुल गैस है। और यहाँ पे क्या है, MgO है। सर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है सर, सॉलिड है ना, हाँ तो जी सर सॉलिड है, तो S लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। जिसको ऐसे समीकरण जो असंतुलित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण, जो संतुलित नहीं हो। अब आता है बात कि सर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करना। ओके, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना, ये चीजें आप लोग को समझाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए, लोहा और हाइड्रोजन है, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और यहाँ पे लोहा और हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों है ना, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, उत्पाद हो गया। एक साइड आप लोग को समीकरण संतुलित करना है और सही से करना है, समझना है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक साइड अभिकारक लिख लीजिएगा। ये गजब का ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को, और ये याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में ना इससे 5 नंबर का पूछा जाता, 5 मार्क्स आएगा, और 5 मार्क्स अब ये हाथ में ले लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, देखो भैया यहाँ पे शर्त क्या है, देखो लोहा है, अभिकारक की इधर लिखेंगे लोहा, और यहाँ पे इसको एक घेरे में घर में बंद कर देंगे। लोहा अपना घर में है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि सर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो सर लेकिन एक ही घर में है, तो हमने इसको एक ही घर में दे दिया। इसके बीच में प्लस का चिन्ह रहता तो ये अलग घर में आ जाता। ओके, ये चीज तो बच्चा समझ जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लोहा कितना 3 और ऑक्सीजन कितना सर 4, तो लोहा और ऑक्सीजन ही है ना, तो बिल्कुल एक घर में है, जी बिल्कुल एक घर में। हाइड्रोजन कितना सर 2, ये अपना अलग घर बना रखा है। ओके, तो देखो भाई यहाँ पे लोहा की संख्या दिख रहा है हम लोग को डायरेक्टली 3, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तब लोहा कितना हो गया 3। अब यहाँ पे है ऑक्सीजन सर 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है सर 1, तो क्या करते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं। और जैसे गुना करेंगे ना तो पूरा हो जाएगा गुना, मतलब हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 8, क्योंकि पहले से 2 था, तो 2 4 दूने का 8, और ऑक्सीजन की संख्या फिर 4। क्लियर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 8 हो गया, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक रो गुना कर देंगे, तू भी हो जाओ, क्या हो जाओ 8 हो जाओ। अब देखो हो गया ना। देखो भाई यह एक चीज समझ लेना, ये चीजें पहले तो मैं इसको समीकरण संतुलित करने के लिए बता ही दिया हूं, तो इसको कहाँ लगाना है, क्या चीज देख लीजिए, यहाँ पे 3 लगाना आगे,
3 लगा दिए। और चीज समझा दूंगा आप लोग को, यहाँ पे 4 लगाना है तो यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया जी। अब इधर देख लो, यहाँ पे कहीं पे चेंज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है हाइड्रोजन की जगह, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं रासायनिक समीकरण को, तो बिल्कुल आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो Fe3Fe, ठीक है, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया भाई, प्लस 4H2O, ठीक है, प्लस Fe3O4 प्लस 4H2, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया ना जी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, जो बच्चे को हमेशा डॉट रहता है। क्या डॉट रहता है? देखो भैया, अगर यहाँ पे MgO है, MgO मैंगो मत समझना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 रहे तो इसका मतलब, और यहाँ पे 2 रहे, ये जो 2 है, ये 2 का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम भी 2 है, इसका मतलब हो गया मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर रहे, ये नहीं रहे, यहाँ पे अगर 2 रहे तो इसका मतलब समझो कि ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ 2 है, ना कि मैग्नीशियम की संख्या 2 है। तो ये चीजें समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी था, जो मैंने समझा दिया। और बहुत बच्चे को नहीं, ये नहीं पता रहता है। समीकरण संतुलित हो गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? तो आ जाओ बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक और चीजें समझ लेते हैं। क्या? एक और समीकरण को समझ लेते हैं। फिर से वही काम करते हैं। Mg है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग घड़ में है। तो जी सर, अलग अलग घड़ में, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर क्या है 2। ओके भाई, इधर तो एक ही घड़ में है ना सब, तो चलो भाई एक ही घड़ में देते हैं, MgO। देखो इधर जो है, इधर क्या है, ये भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन मैग्नीशियम एक ही है। पकड़ा गया ना चोट, मैग्नीशियम इधर 2, लेकिन ऑक्सीजन भी 2, तो ऑक्सीजन 2 तो मिल रहा है, लेकिन मैग्नीशियम इधर क्या है, एक ही है। क्या करेंगे, इसको 2 यहाँ लगा देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो हो गया ना रासायनिक समीकरण आपका संतुलित। कोई दिक्कत हुआ नहीं? आइए देखो, यह प्रश्न उठता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि उसका मात्र एक नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि अब मान लिया जाए इधर 5 है, उधर 6 है, तो दिक्कत हो जाएगा। और द्रव्यमान जो है बैलेंस करके रखना होगा। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना विनाश होता है। अब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थ की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आया? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, वो दोनों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे राम और यहाँ पे कुछ और हो सकता है ना, जैसे मान लो रावण, तो राम का जो परमाणु संख्या मान लो 2 है, तो रावणों का परमाणु संख्या 2 ही होना चाहिए। ठीक है, ओके ना, समझ में आया? आइए अगला। अब भैया आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले तो ये समझ लो, संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया किसको कहते हैं? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पे ये वाला कहानी, A+B अभिक्रिया करके C का निर्माण किया। नहीं समझे? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, कोयला का दहन C, ये कोयला, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, समझ आ रहा है ना? कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे अभिक्रिया हुआ, कोयला का दहन तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जल का निर्माण, जल के निर्माण में भी फिर वही है, हाइड्रोजन है 2H2, ये क्या है? गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और यहाँ पे जल का निर्माण हुआ 2H2O, ठीक है, 2H2O अभिक्रिया जो समीकरण है वो संतुलित है। और ये किस फॉर्म में आया? लिक्विड फॉर्म में। मतलब यहाँ पे सूत्र याद रखना, A+B जो अभिक्रिया है, A+B अभिक्रिया करके C का निर्माण करे। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, ठीक है, ये क्या है? अभिकारक है, लेकिन एक उत्पाद का निर्माण करता है। वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ओके,
आ जाओ भाई, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहेंगे एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। इसका मतलब हो गया एक अभिकारक, मान लिया जाए ए प्लस ना, यहां पे समझना गौर से आप लोग, ए जो है अभिकारक है, एक अभिकारक, और यहाँ पे बीसी क्या है, उत्पाद है। समझ में आ गया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब भैया वियोजन अभिक्रिया के बहुत प्रकार होते हैं, कौन कौन से समझ लो, उष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो क्लियर है, समझ लीजिए। देखिए उष्मीय अभिक्रिया किसको कहेंगे कि अभिकारक का उष्मा मतलब गर्मी द्वारा वियोजन को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां पे समझना है, यहां पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो अभिक्रिया करते हैं या गर्म करते हैं, गर्म किया जाता है, उसमें अभिक्रिया में क्या किया जाता है, जो अभिकारक होता है उसको गर्म करते हैं। ओके, और उसके बाद जो निर्माण होता है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, ये भी कैसे, समझ में आ रहा है ना। देखो फिर से समझो, उष्मीय अभिक्रिया में क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं, जो धातु होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उसको गर्म करते हैं, और गर्म करने के पश्चात क्या होता है, उससे दो चीजें निर्माण होता है। क्या चीजें निर्माण होता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड निर्माण हो गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। समझ आ गया। अब देखो विद्युत वियोजन है। अब भैया विद्युत वियोजन भी उसी प्रकार से कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन ही विद्युत वियोजन कहलाता है। अब देखो यहां पे क्या है, 2HO2, ठीक है, ये क्या है, जल है। जब जल में विद्युत धारा को गुजारा जाता है, ठीक है, क्लियर चीजें आप लोग समझिए। तो यहाँ पे विद्युत धारा जब गुजारा गया तो यहाँ पे ये दो भाग में बट गया, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भाग में ये बट गया, ठीक है, जब विद्युत धारा को गुजारा गया इसमें। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीजें आता है, प्रकाशीय वियोजन में मैं एग्जांपल बताना भूल गया था, बताता हूँ। पर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। यहाँ पे है 2AgCl जो सॉलिड रूप में होता है, और ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड हो गया बच्चों। और जब इसे सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है तो ये दो भागों में बट जाता है। तो पहला हो गया सिल्वर और दूसरा हो गया क्लोरीन में, ठीक है। इसको जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के सामने रखोगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाएगा, ठीक है। दो चीजें, उत्पाद में दो चीजों का निर्माण होगा। अब आते हैं विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया होता है क्या, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को विस्थापन कर देता है। नहीं समझे, जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के साथ विस्थापन कर देता है। यहाँ पे है लोहा और यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे देखो लोहा और कॉपर सल्फेट, लोहा और सल्फेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लोहा और सल्फेट। तो लोहा का कम होता है तो लोहा और सल्फेट आ गया और कॉपर अलग आ गया। बात समझ में आया क्या, बिल्कुल गौर करना। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को विस्थापन कर देता है। यहाँ पे लोहा था और यहाँ पे कॉपर था और सल्फेट था, तो कॉपर, लोहा और सल्फेट एक साथ हो गया और कॉपर अलग हो गया। समझ में आ गया ना। आ जाओ बच्चों, दूसरा जो है, चौथा आप लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है, आयनों का आदान प्रदान से होता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। ये जो है जलीय विलयन हो गया, क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इधर क्या हो जाता है, ये वेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड में बदल जाता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया।
देखो यहाँ पे क्या है, समझे नहीं आप लोग, यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया में उत्पादकों का जो निर्माण होता है दो यौगिकों के बीच होता है, मतलब दो यौगिकों के बीच आयन आदान प्रदान से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ, उपचयन और अपचयन दोनों समझ लेते हैं। उपचयन और अपचयन दोनों अलग अलग भाग में। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही वाला कहानी है, ए प्लस बी इक्वल सी। ठीक है, अपचयन में क्या होता है, अपचयन और उपचयन। ठीक है, अपचयन में होता है कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होने लगती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन की जो है ह्रास होता है और पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और क्या, ऑक्सीजन की क्या होगी, ह्रास होगी। देखो यहाँ पे क्या है, सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हो अपचयन में जब दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो ये आप लोग अपचयन के लिए याद रख सकते हैं। उपचयन में आ जाता है आप लोग को पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की ह्रास होगी। क्लियर, तो यहाँ पे है CuO, यहाँ पे क्या है CuO प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है कॉपर, और ये क्या चला गया किसके साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ चला गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया और कॉपर को छोड़ दिया, मतलब ह्रास हो गया ना, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया और ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि होगी। तो क्लियर, आप लोग समझ गए। आइए, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या रोल है वो भी समझाते। संचारण, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु या जल, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संरक्षित हो जाता है। उदाहरण के लिए समझ लो, संरक्षण समझ रहे हैं ना, दैनिक जीवन में जो उपचयन अपचयन होता है, लोहा पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, चांदी पे क्या पड़ जाती, काली परत पड़ जाती, तांबे पे क्या पड़ता है, हरे रंग का परत पड़ जाता है। विकृत गंधिता, बिल्कुल बच्चों, विकृत गंधिता वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने वाले उपचयित हो जाता है, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ भाई, आ जाओ, यहाँ पे आप लोग का बस ये चीजें समझ लीजिए और आप लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं PDF डाउनलोड करने का तरीका। आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउजर में जाके, जो भी ब्राउजर आप लोग यूज करते हैं उसमें आप लोग को सर्च करना है क्या, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आप लोग को सर्च करना है, पहला वाला वेबसाइट मिलेगा, वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा, आप लोग को PDF देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान के आधार पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यहाँ पे है CH4 जो क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, और यहाँ पे क्या है, जल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जल का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्माक्षेपी एक होता है क्षेपी और एक होता है शोषी। बिल्कुल समझिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको कहेंगे, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ओके, और दूसरी बात, ऊष्मा शोषी अगर पूछ दे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो मैंने जितना बताया आप लोग को अभी, ये जितने भी अभिक्रिया मैंने आप लोग को बताया, ये सभी अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। उदाहरण के लिए वियोजन अभिक्रिया की तरह समझ लीजिए, बाकी समझ में आ रहा है, जो वियोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया वही है। ओके, तो भाई इस वीडियो को आप लोग को क्या कर देना, लाइक कर देना। PDF लेने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना गूगल सर्च बार में, और आप लोग को वहां से मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नेक्स्ट अध्याय कब आप लोग के लिए लाऊं, आप लोग जल्दी से कमेंट करना, जल्द ही आप लोग के लिए नेक्स्ट अध्याय आ जाएगा। तो मिलते हैं एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।